नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप लोगों ने इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इस रूप में शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन यह अवसर भी एक सामान्य अवसर नहीं है। हम लोग भारत की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं। भारत देश की स्वतंत्रता को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त को हमारे देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस होने वाला है और हमारी आजादी को एक तरह से देखा जाए तो 78 साल पूरे हो जाएंगे। जब भी हम आजादी की बात करते हैं या स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम लोग आमतौर पे जो चर्चाएं करते हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता की करते हैं। हम लोग ये बात करते हैं कि किस तरह से अंग्रेज हमको अपना दास बनाकर रखे हुए थे, किस तरह से हमने एक कड़ा संघर्ष किया उनके साथ, एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और उसके माध्यम से हमने अपनी आजादी को प्राप्त किया। आजादी के बाद हमने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारी चुनौतियों का हमने सामना किया और आमतौर पे इन चुनौतियों की चर्चा भी हम लोग राजनीतिक शर्त में ही, राजनीतिक टर्म्स में ही ज्यादा करते हैं। लेकिन एक पक्ष को समझने की आवश्यकता है जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं कि आज की तारीख में भारत का राजनीतिक चरित्र या फिर एक राष्ट्रीय चरित्र जिस तरीके का बना है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारे सामने जो आर्थिक समस्याएं आई या फिर जिस प्रकार की आर्थिक प्रगति भारत ने प्राप्त की, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान मानना पड़ेगा। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई, कोई भी देश जो है वो जब बनता है, वो जब अपने निर्माण की प्रक्रिया के अंदर होता है, तो उस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था का तो बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी जानते हैं, मैं आपको अपने क्लासेस में हमेशा बताता हूं कि भाई, देश को चलाने के लिए, देश को आगे लेकर जाने के लिए आपको आर्थिक संसाधन चाहिए, आपको पैसे चाहिए। और ऐसा तो नहीं है आज हम एक आर्थिक तौर पर सुदृढ़ देश हैं, हम आर्थिक तौर पर दुनिया की एक बड़ी शक्तियों में से एक हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि हमारे सामने परिस्थितियां हमेशा ऐसी ही रही थी। तो आज जो है, हमारे स्वतंत्रता दिवस के इस बेहतरीन अवसर पर, इस शानदार अवसर पर, मैं आपको भारत की अर्थव्यवस्था के सामने आई उन कुछ बहुत बड़ी चुनौतियों के बारे में बताऊंगा जिनका सामना करके, जिनसे डट के मुकाबला करके हम वास्तव में यहां तक पहुंचे हैं। याद रखिएगा, देश की तरक्की का तरीका जो होता है वो एक एक सीढ़ी चढ़ के हमने तय किया है। हमको कुछ भी दिया हुआ नहीं मिला। याद रखिएगा, हम जब आजाद हुए तो आर्थिक तौर पर हम ऐसी किसी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे कि हमारे पास कोई बहुत अच्छी लेगेसी थी या फिर कुछ बहुत अच्छा हमारे को विरासत में बहुत कुछ मिला था। हमको आजादी के बाद विरासत के तौर पर एक टूटा बिखरा गरीब अनपढ़ देश मिला था, जिसको बनाकर, जिसको स्टेप बाय स्टेप बनाकर हम यहां तक पहुंचे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में, सारी प्रक्रिया पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 3-4 ऐसे मोमेंट, 3-4 ऐसे समय जब शायद दुनिया का कोई और देश बिखर जाता, जब शायद दुनिया की कोई और अर्थव्यवस्था बिखर जाती, भारत की अर्थव्यवस्था ने अपने लचीलेपन के माध्यम से, ये क्या हो रहा है, खैर, भारत की अर्थव्यवस्था ने अपने लचीलेपन के माध्यम से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से कैसे उन परिस्थितियों का मुकाबला किया, यह आपको मैं बताऊंगा अगले 15 से 20 मिनट के अंदर। बड़ा मजा आएगा। कुछ चीजें आपने सुनी होंगी, कुछ चीजें नहीं सुनी होंगी, सारी चीजें आपको क्लियर करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप याद रखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो यह तैयारी भी आपकी स्टेप बाय स्टेप ही होगी। यूपीएससी की तैयारी भी ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप अचानक से उठ के बैठेंगे और आपको लगेगा कि यार बस अब हम तैयार हैं, ऐसा नहीं होगा। यह तैयारी भी स्टेप बाय स्टेप ही कवर होगी और इन चरणों को, इन कदमों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप अनअकैडमी की मदद लेना चाहते हैं तो भाई, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है इस समय, उस पर आजादी के इस जश्न के उपलक्ष्य में सबसे बड़ा डिस्काउंट लगा हुआ है। 17,999 और 12 महीने तक का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। यह आज तक का लोएस्ट दाम है जो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। याद रखिएगा, अनअकैडमी के पास देश की सबसे बेहतरीन टीम है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन सभी टीचर्स के लेक्चर्स आप देखते रहते होंगे, मेरे को कोई गवाही देने की आवश्यकता नहीं है कि क्या गुणवत्ता, क्या क्वालिटी है इन टीचर्स की। आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी ये लोग साथ में मिलकर कराएंगे। आपका पूरा सीसैट कराया जाएगा। आपका प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसी में इंक्लूडेड है, केवल 17,999 में। याद रखिए, ये ऑफर आज खत्म हो रहा है। ये ऑफर जो है ये आज खत्म हो जाएगा भाई। तो इससे अगर जुड़ना है तो आज जुड़ जाइए, उसके बाद मौका नहीं आएगा। मौके छोड़ने से आपकी तैयारी को एक सही दिशा नहीं मिलेगी। एक सही दिशा जो है, एक सही अचीवमेंट, सही सफलता प्राप्त करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप सही जगह पर सही समय पर उपस्थित हों। तो यह सही समय है, यह सही जगह है, यहां पर आप उपस्थित हैं, इसका लाभ उठाइए।
चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया हमारी स्वतंत्रता में क्या क्या चुनौतियां थी। ठीक है, 1991 के सुधार के बारे में हम जानेंगे, आधुनिक बाधाएं और सुदृढ़ीकरण के बारे में हम जानेंगे, और लचीलेपन और आगे के मार्ग के बारे में भी हम जल्दी से चर्चा करेंगे बहुत तेजी गति के साथ। तो देखो, हम जब आजाद हुए तो ऐसा नहीं है कि 1991 के पहले कोई संकट ही नहीं आया। 1991 का संकट बहुत वेल टॉट है, बहुत ज्यादा उसके बारे में चर्चा की गई है, बहुत डिस्कस्ड है, बहुत डॉक्यूमेंटेड है, बहुत किताबें, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत कुछ उस पर बना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आजाद भारत में पहली प्रॉब्लम हमको 1991 में ही आई, उसके पहले हम सब कुछ बढ़िया कर रहे थे। एक आजाद भारत एक ऐसा देश था जिसमें पहली बात ना तो पैसे थे, धन की कमी थी क्योंकि आर्थिक निवेश कहीं था नहीं, ज्यादा पूंजीपति लोग भी नहीं थे, गिनती के आप उंगलियों पर गिन सकते हैं इतने पूंजीपति उद्योगपति इस देश में हुआ करते थे। बाहरी निवेश हम करना नहीं चाहते थे, और अगर हम करना भी चाहते तो भी दुनिया में कौन सा देश यार ऐसे देश में निवेश करता जहां पर दंगे हो रहे हैं, जहां पर आपको पता है कि करीब करीब आपकी 85% आबादी अनपढ़ है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल है ही नहीं। कोई आपके यहां फैक्ट्री लगाएगा, आपके यहां काम कौन करेगा, किसी को आता ही नहीं है कुछ, आपकी ह्यूमन कैपिटल आपके पास है नहीं, है ना। ये बात समझिए, देश के अंदर अपनी कोई पूंजी नहीं है, अपना कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, देश के पास अपना पेट भरने लायक अनाज भी नहीं है। अनाज के भी हम इंपोर्ट के लिए यहां वहां भटकते थे, यह व्यवस्था हमको करनी पड़ती थी। और ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने पहला बड़ा आर्थिक संकट आया बेटा, जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो गया। सोचिए, ऐसी परिस्थिति जो आपको मैंने अभी बताई कि लिटरली हमारे पास खाने भर का अनाज नहीं था, उद्योग धंधे ना के बराबर थे, आर्थिक स्थिति एकदम पूरी तरह से जो है खत्म थी, और भारत का जो है रक्षा बजट भी नाम मात्र का था। क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि भाई हम अब आजाद हुए हैं, हम दुनिया में जो है एक शांति का संदेश देते हैं, तो रक्षा बजट हमारा नाम मात्र का था। हमको लगता था कि रक्षा बजट की अब कोई जरूरत नहीं है, ये औपनिवेशिकवाद हो गया, एक दूसरे पर हमला करना हो गया, ये पुरानी बात हो गई, अब ये नहीं होगा। लेकिन हमको एक रूड शॉक लगा, एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, जब हमारे पड़ोसी चाइना ने, जो हमारा तब तक उस समय तक बहुत बड़ा दोस्त था, उसने अचानक से हम पर हमला कर दिया। भाई उसके बाद क्या हुआ, नेचुरली उस हमले के दौरान और उस हमले के बाद हमको क्या करना पड़ा। सबसे पहली बात, इतने मीगर संसाधनों के बावजूद, इतने कम पैसे के बावजूद हमको हमारा डिफेंस बजट जो है, रक्षा बजट को जो है बढ़ाना पड़ा कि नहीं बढ़ाना पड़ा। भाई अब तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको क्लियर हो गया कि आपकी सीमा सुरक्षित नहीं है भाई। अब अगर सीमा सुरक्षित नहीं है और ऐसे में आप बजट ना बढ़ाएं, तब तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भारत ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया, ठीक है। अब रक्षा बजट आपने बढ़ाया, यार आपके यहां मुद्रास्फीति बढ़ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपके यहां उत्पादकता तो थी नहीं, आपके यहां जनरली जो है वस्तुओं की कमी होनी शुरू हो गई, जो वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं उनकी कमी होनी शुरू हो गई, आपके यहां मुद्रास्फीति बढ़ गई। अब आप उस समय चीजों का आयात करने लगे बहुत बड़ी मात्रा में, तो आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार था, जो कि उस समय दुनिया में आपको एक पोजीशन, एक स्थान प्रदान करता था, आपका विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से नीचे गिरने लगा। तो कुल मिला के परिस्थितियां ऐसी बन गई कि ऐसा लगने लगा कि अगर इसको हमने नहीं सुधारा तो कुछ समय में हम शायद दिवालिया भी हो जाएं। तो हम उस समय ऑस्टेरिटी की तरफ गए। देखिए, इसी बीच में भारत के जो भाई उस समय के सबसे टावरिंग नेता थे नेहरू जी, उनका 1964 में देहांत हो गया। तो आप देखेंगे कि भारत ने यहां पर क्या हुआ, एक उस समय एक ऐसा जज्बा था, एक नए आजाद हुए देश में एक जज्बा था कि हम इस देश को आगे लेकर जाएंगे। मुझे आज भी याद है जब इन परिस्थितियों के बीच लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यह आह्वान किया कि देश के लोग एक समय का खाना छोड़ें ताकि अनाज बच पाए। लोगों ने वास्तविकता में अपना एक समय का खाना छोड़ दिया। तो इस तरह से भारत जो है, और भारत अपनी आर्थिक नीतियों को बदल के, भारत किसी तरह से अपने रक्षा क्षेत्र के निवेश के अनुरूप जो है अपने कृषि क्षेत्र के निवेश को हमने बढ़ाया, कृषि में हमने उत्पादन बढ़ाया, और उस तरीके से हम इस संकट से बाहर निकले। लेकिन अभी यह संकट गया ही था कि एक दूसरा संकट सीधा हमारे सामने आ गया। वो क्या हुआ, वो हम पे प्रकृति ने कहर बरपाया। कहते हैं ना, जब आप पे बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से आता है। 1966 आते आते हमारे देश में लगातार कई साल सूखा पड़ गया। और यार, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जो कि काफी हद तक आज भी है ना। लेकिन
उस समय सोचकर देखिए 60-65 के दशक में, यार उस समय तो कृषि के अलावा देश में शायद ही कोई गतिविधि होती थी। ऐसे समय में देश में अचानक से सोचिए सूखा पड़ जाए तो आपका जो कृषि उत्पाद है वो तो तबाह हो गया। कृषि आप देख सकते हैं भाई, पिक्चरें बनी इस पर, बहुत सारी फिल्में बनी, आपने देखा होगा उस समय की जो पिक्चरें थी उनमें सूखा एक बहुत बड़ी थीम होती थी, है ना। सूखा जो है कि भाई सूखा पड़ गया, ये एक बहुत बड़ी थीम होती थी कि नहीं होती थी, तो वो भी आप देखेंगे इस समय से प्रेरित था। खाद्यान्न का संकट आ गया, आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। खाद्यान्न का संकट आ गया तो आप क्या करोगे भाई, खाद्यान्न के संकट को आप कैसे मैनेज करोगे। खाद्यान्न ही नहीं है तो खाद्यान्नों पे आधारित जो देश में उत्पाद हो रहा है उसको आप कैसे मैनेज करोगे, आप मैनेज कर ही नहीं सकते। इसको मैनेजमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने रुपए का अवमूल्यन किया। हमने क्या किया, हमने रुपए का अवमूल्यन किया और रुपए के अवमूल्यन के कारण क्या हुआ, हमारे जो है निर्यात थोड़े से बढ़ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको पता है अगर हम रुपए की कीमत को नीचे लाते हैं तो हमारे जो थोड़े बहुत कृषि उत्पाद थे उनका निर्यात होना शुरू हो गया। लेकिन लॉन्ग रन में यह कोई बहुत अच्छा कदम साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारत जितने निर्यात करता था उससे कहीं ज्यादा आयात करता था। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा हम आयात करते थे और वो आयात जो है वो बड़े महंगे हो गए। यार बात समझ में आई कि नहीं आई, आयात जो है वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए। आपके निर्यात जो है वो तो भाई आपके ठीक है, आपने थोड़ा सा उनको कॉम्पिटिटिव बना दिया, वो आपने सस्ते कर दिए, आपका निर्यात थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन आपके आयात तो बहुत ज्यादा महंगे हो गए ना, और आयात पे हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा थी और हमारे देश में एक जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ते 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 एक ऐसी दशा तक जाने लगा कि वो अनसस्टेनेबल हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 1966 से ये एक प्रॉब्लम हमको आनी शुरू हुई, ये एक समस्या हमको दिखनी शुरू हुई और आखिरकार उस समय से फिर आपके पास इंदिरा गांधी की सरकार आई जिन्होंने गरीबों के लिए बहुत तरह की योजनाएं घोषित करी, ठीक है। लेकिन अब देखिए गरीबों के लिए योजनाएं आप घोषित करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देश की सरकार का देश के गरीबों की तरफ कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वो उनको बचा कर रखे, उनको भाई संसाधन दे, उनके लिए वस्तुएं मुहैया कराए, उनको सुविधाएं दे, उनको शिक्षा दे, उनको स्वास्थ्य दे, ये सरकार का फर्ज बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार का एक फर्ज यह भी बनता है कि वो देश की आय बढ़ाए। ये बात भी सही है कि नहीं भाई, आप खर्चा तो कर रहे हो लेकिन आमदनी भी तो होनी चाहिए। अगर आमदनी नहीं है और आप खर्चा करते जा रहे हो मतलब आप लोन ले रहे हो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपकी आय बढ़ने रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आपको लोन लेना पड़ रहा है। अब लोन लेते रहोगे, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, इकोनॉमी में याद रखिएगा कर्ज लेना, ऋण लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ऐसे ऋण ले लेना और इतने ऋण ले लेना कि उनका ब्याज ही इतना ज्यादा हो जाए कि वो आपकी कमाई के आसपास हो जाए, यह चैलेंजिंग है। कि अगर आप इतना ऋण ले लें कि उसका ब्याज चुकाने में ही आपकी अर्थव्यवस्था का, आपकी कमाई का लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा चला जाए, यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात है। तो 80 का दशक आते आते जब राजीव गांधी की सरकार आई, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 84 में, 85-86 में जब राजीव गांधी की सरकार आई तो राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, उनको समझ में आना शुरू हो गया कि यार इस देश में कुछ तो बड़ा गंभीर आर्थिक संकट आने वाला है। राजीव गांधी की सरकार ने उस संकट से निपटने के लिए एक शॉर्ट टर्म तरीका निकाला। बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस से सोचिए कि आपको लग रहा है यार मेरे पास कल के पैसे नहीं है, तो आप कहीं से जाकर 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए उधार ले आए। राजीव गांधी ने यह तरीका निकाला कि कुछ समय के लिए कम से कम हम यह करते हैं, शॉर्ट टर्म उधार लेना शुरू करते हैं। यह भी कहा जाता है, इसके आधार पर काफी कुछ लिखा भी गया है इस पर, कि राजीव गांधी सरकार ने शायद पहली बार देश में आर्थिक सुधारों के बारे में सोचा। लेकिन राजीव गांधी के पास उतनी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, उनके पास उस तरह के सलाहकार नहीं थे, उनके सहयोगियों ने यह काम उन्हें नहीं करने दिया। अगर उन्हें करने दिया गया होता तो शायद देश में आर्थिक सुधार राजीव गांधी भी लेकर आने के मन में थे, उनकी इच्छा थी। खैर राजीव गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद कुछ बहुत ही अस्थायी सरकारें आईं और 1991 आते आते भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि हम जो हैं, देखिए यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई कि आप ऋण लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अब उस ऋण को आप चुकाते कैसे हैं? आप अपने विदेशी मुद्रा भंडार से चुकाते हैं। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना था कि हम जो है केवल 2 सप्ताह के आयात का पैसा आप दे सकते थे। 2 सप्ताह बाद अगर हम जो है आयात और करते, जो कि हमें करना ही पड़ता, हम तो काफी आयात पर निर्भर थे,
तो उस आयात का पैसा चुकाने के लिए हमारे पास धनराशि नहीं थी और दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत को लोन डिफॉल्ट करना पड़ता। भारत को यह कहना पड़ता भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, दूसरी सरकारों से कि सॉरी है, हमने तुमसे लोन लिया है पर इसको हम चुका नहीं सकते, और भारत एक देश के तौर पर दिवालिया घोषित हो जाता। एक बहुत बड़ा अपमान होता, भारत की छवि जो है पूरी तरह से धूमिल हो जाती। और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री पद का दारोमदार एक ऐसे, ओके क्षमा कीजिएगा ये थोड़ा सा आई थिंक, हां, तो एक भारत के प्रधानमंत्री पद का दारोमदार जो है वो एक ऐसे राजनेता को मिला जो एक तरह से राजनीति से रिटायर हो चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव साहब जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री उस समय बनाए गए, और नरसिम्हा राव सरकार के सामने जब देश की ये स्थिति आई तो उनको एक बात समझ में आई कि भाई ये स्थिति जो है कोई, इस ऐसे में हमको वित्त मंत्री के तौर पर एक अर्थशास्त्री लगेगा। वित्त मंत्री के तौर पर जो है हम किसी सामान्य राजनेता की अगर नियुक्ति करेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। उन्होंने पहले एक कहानी ये है कि पहले उन्होंने एक LSE के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री हैं IG पटेल, उनको ये पद ऑफर किया कि आप आइए, आप वित्त मंत्री बनिए। लेकिन देखिए कुछ लोग कैसे होते हैं, IG पटेल ने भारत का वित्त मंत्री बनने से इनकार कर दिया कि मेरे को नहीं बनना, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ाना चाहता हूं। मतलब यार, मतलब सोचिए आज की दुनिया में जब लोग मंत्री पद के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, एक ऐसा अर्थशास्त्री भी था भाई जिसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं बनना भाई भारत का वित्त मंत्री। उसके बाद एक और दूसरे भाई बहुत ही दुनिया भर में जाने माने अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको भारत के वित्त मंत्री पद पर लाने का ऑफर दिया गया। मनमोहन सिंह ने इस पद को संभाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की, मनमोहन सिंह, केवल मनमोहन सिंह नहीं कहना चाहिए, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की इस जोड़ी ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से 180 डिग्री बदल दिया। तब तक भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश आमंत्रित नहीं करती थी। हम अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से दूर रखते थे, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते थे, यह सोचते थे कि अपनी सारी चीजें हम खुद ही पूरी कर लेंगे। वो संभव था नहीं। मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, भारत में विदेशी निवेश को आमंत्रित किया, FDI को एक अच्छी चीज के तौर पर स्थापित किया कि आने वाली सरकारें FDI को मांगे, FDI का स्वागत करें, FDI को एनकरेज करने की कोशिश करें। हमारे रुपया जो था, रुपए का लगातार 2 बार अवमूल्यन किया गया। यह लगता था कि रुपए की कीमत हमने बहुत ज्यादा सेट कर रखी है, जिसके कारण हमारे निर्यात उतने बढ़ नहीं रहे हैं और आयात हम जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर सिंह ने और नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया। याद रखिएगा इससे क्या हुआ, देखिए समझिए, उस समय 1991 में खाड़ी युद्ध भी शुरू हो गया था। तो खाड़ी युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए थे। तेल के दाम बढ़ने के कारण हमारा आयात बिल और बढ़ गया था। तो इन सब चीजों का भी समाधान निकालने की कोशिश की गई और धीरे धीरे भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, याद रखिएगा उस समय सरकार दुनिया भर के उद्योग चलाती थी। भारत में सारी लगभग इंडस्ट्रीज पे सब पर सरकार का कब्जा था। मनमोहन सिंह और राव की इस जोड़ी ने क्या किया, इन्होंने सरकार को उद्योग धंधों से हटाया कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, बिजनेस करना प्राइवेट पार्टीज का, प्राइवेट उद्योगपतियों का काम है। सरकार इस पूरे प्रोसेस से दूर रहेगी और धीरे धीरे जो घुटती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसने सांस लेना शुरू किया। और यह कहा जाता है कि 1991 में जब राव साहब ने पद संभाला था तो अर्थव्यवस्था जो ऐसी दुर्दशा में थी कि लगता था अब भारत बस कुछ हफ्तों में दिवालिया हो जाएगा। 1996 में जब राव साहब के 5 साल पूरे हुए, उन्होंने पद छोड़ा, तो लगभग भारत की अर्थव्यवस्था ट्रैक पर आ चुकी थी, पटरी पर आ चुकी थी। तो एक पूरा विजन देखिए। अच्छा, इस बात को भी समझिए कि इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि भारत में एक प्रकार की राजनीतिक एकता भी समझिए कि जब ये उदारीकरण कर रहे थे तो विपक्ष इनका विरोध करता था। यह बात सही है भाई, विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष इनका विरोध करता था, लेकिन विपक्ष ने कभी इन मुद्दों पे सरकार गिराई नहीं। ये याद रखिएगा, नरसिम्हा राव की सरकार जो थी एक अल्पमत की सरकार थी। तो भारत को बनाने में पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबर योगदान रहा है। तो अगर उनको, क्योंकि पता ये विपक्ष को भी था कि यार हम इनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं वो काम जरूरी है, उस काम के बिना अब ये देश नहीं बचेगा। और यही कारण है, आप देखेंगे कि 96 में जब सरकार बदली, उसके बाद कुछ समय के लिए 13 दिन के लिए वाजपेयी साहब आए, फिर देवेगौड़ा, गुजराल, इनकी 1-1 साल की सरकार आई, फिर अगले 6 साल तक बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे।
विपक्ष में रहते हुए वाजपेयी राव और सिंह की नीतियों का विरोध करते थे जब वो विपक्ष के नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बेसिकली उदारीकरण की नीतियों को आगे ही बढ़ाया। ये भारत का, इस बात को समझिए, ये एक परिपक्व देश, एक मैच्योर देश जो होता है, ये उसकी आर्थिक पहचान होती है। और इस कदम के बाद भारत का जो आर्थिक मान है वो बहुत बढ़ा। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी देश अगर आपके देश के साथ समझौता करता है या कोई भी कंपनी अगर आपके देश में निवेश करती है, तो वो ये जानना चाहती है कि यार कल को अगर सरकार बदल जाए तो भी हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा। इस देश की नीतियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा अगर सरकार बदल जाए। तो दुनिया में बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि सरकार बदलती है, वो पीछे के सारे समझौते रद्द कर देती है। भारत में हमने ये दिखाया कि सरकार बदली, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार के बाद वाजपेयी साहब की सरकार आई, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया। वाजपेयी साहब 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। 2004 में फिर कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़े अप्रत्याशित तौर पे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री सिंह ने प्रधानमंत्री वाजपेयी की नीतियों को ही आगे बढ़ाया। 2014 में हमने क्या देखा? प्रधानमंत्री सिंह की पार्टी चुनाव हार गई, प्रधानमंत्री मोदी आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी, जो कि विपक्ष में रहते हुए ऑब्वियसली प्रधानमंत्री सिंह का विरोध करते थे, लेकिन जब सत्ता में आ गए तो उन्होंने भी उदारीकरण की नीतियों को आगे बढ़ाया। तो दुनिया में भारत का एक जो मान सम्मान है, एक जो भारत पे विश्वास है, वो हमने खास तौर पर यहां पर स्थापित किया गया, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस बात को याद रखिएगा कि आर्थिक तौर पर आपके देश का विश्वास कैसा है, यह बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे सुधार किए डॉक्टर सिंह ने, जैसा आप देखते हैं उदारीकरण किया कि औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म करी गई कि अब कोई भी उद्योग लगा सकता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो खोला गया कि प्राइवेट सेक्टर आप जो चाहे उद्योग लगाएगा, सरकार उद्योगों में ज्यादा योगदान नहीं करेगी। वैश्वीकरण किया गया कि हमारा सामान दुनिया भर में बिक सकता है, दुनिया भर में बना हुआ सामान हमारे यहां बिकेगा। और वित्तीय सुधार किए गए, जैसे आपके बैंक हैं, बैंकों पर बड़े कठोर नियम थे, वो सब आजाद किए गए, तो इसको ताकि आपके यहां बैंकों का विकास हो, पूंजी की उपलब्धता हो। तो 1991 का ये जो अद्भुत आर्थिक संकट था, इससे हम निकल के बाहर आए। अब भाई ऐसा नहीं है कि 1991 के बाद और कुछ हुआ ही नहीं। 2008 में दुनिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी अमेरिका, वहां पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, जिस पर दुनिया बड़ा भरोसा करती थी कि यार अमेरिका की अर्थव्यवस्था तो बहुत ही रॉक सॉलिड है, इसमें तो कुछ भी खराब नहीं हो सकता, देखते देखते अमेरिका की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हुआ क्या था? बहुत ही 2 लाइन में आपको सिंपल बताऊंगा। सब प्राइम क्राइसिस, इसको हम कहते हैं सब प्राइम क्राइसिस। तो अमेरिका के जो बैंक्स थे, वो बैंक्स ने अपनी बहुत ज्यादा मनमानी करी और ऐसे लोगों को इतने ज्यादा संख्या में ऋण दे दिए, और उस ऋण के आधार पे और ऋण दिए गए, इन दोनों ऋणों के आधार पे और ऋण दिए गए। तो ऋणों का ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसमें ऐसे लोगों को ऋण दिए गए जिनके पास उस ऋण को चुकाने की क्षमता थी ही नहीं। तो ऐसे लोगों, खासतौर पे हाउसिंग सेक्टर में, अमेरिका में घर बेचने के नाम पर इतने लोगों को ऋण दिए गए, इतने लोगों को ऋण प्रदान किए गए, और ऐसे लोगों को जिनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, जिनकी कोई आय नहीं है। फिर धीरे धीरे भाई उन लोगों ने ऋण अपने डिफॉल्ट करने शुरू किए और अमेरिका के बड़े बड़े बैंक धराशायी होने शुरू हो गए। पूरी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी का माहौल आया और इस मंदी का प्रभाव भारत पे भी पड़ा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मंदी जो है इसने भारत को भी प्रभावित किया। भाई हम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उनकी तुलना में भारत पे उतना फर्क नहीं पड़ा। और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपको मैं अगले संकट में भी बताऊंगा, वो है भारत की घरेलू मांग। आज भी क्या है, घरेलू मांग क्या है कि हमारे यहां जो आर्थिक उत्पादन होता है उसमें से बहुत सारा हमारे देश के अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। तो हमारे देश में जब तक हमारे देश के अंदर कोई संकट नहीं आया, बाहर के संकट हमें उतना प्रभावित कभी नहीं करते। ये आप देखिएगा, आगे भी आपको देखने को मिलेगा, आने वाले समय में संकट तो आते ही रहेंगे, कि हमने अपने देश के अंदर घरेलू मांग का इस तरह से विकास किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, उसके फाउंडेशन जो है, उसकी आधारशिला जो है, वो एकदम रॉक सॉलिड है। और लगभग आप ये मान सकते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे 2008 में ऑब्वियसली, अब देखो अमेरिका की जो कंपनियां भारत में निवेश कर रही थी, उन्होंने निवेश नहीं किया।
अमेरिका की जो कंपनियां भारत में नौकरियां देती थी उन्होंने नौकरियां देनी बंद कर दी। तो फर्क तो पड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा फर्क नहीं पड़ा, लोगों की नौकरियां भी गई, लोगों को नुकसान भी हुआ। मैं उस समय कॉलेज से निकला था, आईआईटी से निकला था लगभग उस समय, तो मैंने देखा कि लोगों की नौकरियां नहीं लग रही थी, लोगों को बड़े संकटों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे कई सीनियर्स की, कई जूनियर्स की, बैचमेट्स की नौकरियां चली भी गई, मैंने देखा अपनी आंखों से होता हुआ ये। लेकिन तब भी दुनिया पर जिस तरह का प्रभाव पड़ा था उस तरह का प्रभाव भारत में नहीं पड़ा। भारत सरकार ने उस समय भी क्या किया कि भाई आपका जो है मौद्रिक और राजकोषीय उपाय किए, यानी कि लोगों के लिए सरलता से ऋण उपलब्ध कराए गए, दरें कम कर दी गई, है ना, लोगों के लिए कुछ प्रकार के भत्ते शुरू किए गए, लोगों के लिए मदद शुरू की गई, सार्वजनिक क्षेत्र में आपने खर्चा बढ़ा दिया। इन सब तरीके से आपने क्या किया, इस संकट से भी देश को बाहर निकाला। और उसके बाद अगर हम जाएं तो भैया एक और संकट जो हम सबने पिछले दिनों देखा, ये तो आप सबने देखा होगा, वो था कोविड-19। कोविड-19 के समय उसका मेडिकल प्रभाव तो हम सबको जानते ही हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोविड-19 आर्थिक तौर पर भी किसी महामारी से कम नहीं था। मेरे ख्याल से आप सबको वो दिन याद होंगे जब हम सब अपने घरों पर बैठे थे और हम में से कोई भी किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि नहीं कर पा रहा था। बहुत सिंपल सी बात है, कोई आदमी जो दुकान खोलता है अपनी और सामान बेचता है, वो अपनी दुकान नहीं खोल पाया। वो दुकान नहीं खोल पाया तो वो कोई व्यवसाय, कोई व्यापार नहीं कर पाया। वो व्यापार नहीं कर पाया तो उसकी आय नहीं हुई, उसकी आय नहीं हुई तो एक तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग इसलिए कम हो गई कि सप्लायर कोई नहीं बचा, और दूसरा वो आदमी जिन वस्तुओं की मांग करता था, एक दुकानदार, एक व्यापारी जो पैसे कमाता था उससे वस्तुएं खरीदता था, वो कमा ही नहीं पा रहा है तो वो वस्तुएं क्या खरीदेगा। देश में मांग में गिरावट आई। और आपको मैंने पहले क्या बताया कि घरेलू मांग जो है वो हमारा ब्रह्मास्त्र रहा है, कि हमारा कवच रहा है, हमको हमेशा घरेलू मांग ने बचा कर रखा है। तो ऐसे में भारत सरकार एक अभूतपूर्व चुनौती थी, निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं है। लोगों की नौकरियां गई, रोजगार का नुकसान हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर में आपके मजदूर जो काम करते हैं, कौन मजदूरी कराएगा? कोविड फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, कौन मजदूरी कराएगा? लोग बेरोजगार हो गए, बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको यहां पर देखने को मिली। ऐसे में भारत सरकार एक बार फिर सामने आई। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया। आत्मनिर्भर पैकेज जो है लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज था। इसमें क्या किया गया, देश में लोगों को जो है ताकि आसानी से आर्थिक मदद उपलब्ध हो पाए, लोगों को आसानी से आर्थिक अवसर मिले, इसके लिए प्रयास करने की कोशिश की गई। तो आपके लिए ऋण सस्ता किया गया। अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है तो उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया कि अभी आप ईएमआई मत दीजिए, जो भी पैसा आपके पास है उससे आप मांग को बढ़ाइए, ताकि किसी न किसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो बूस्ट हो। अगर आपकी मांग बूस्ट होगी तो नेचुरली आपकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां भी होंगी, और अगर आर्थिक गतिविधियां होंगी तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि निश्चित तौर पर आपकी इकोनॉमी जो है उसका इंजन चलना शुरू हो जाएगा। तो एक इस तरह का पैकेज भारत सरकार लेकर आई, और हम ये कह सकते हैं कि हमको नुकसान हुआ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे ये स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहां रोजगार का नुकसान हुआ, कोई डाउट नहीं है। हमारे यहां जो है भाई मुद्रास्फीति की समस्या आई, असमानता की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, सबको बराबर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये आसानी से कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है तब भी अपेक्षाकृत सही तरीके से निकल कर आई। अगर हम वर्तमान समय में भी देखें तो अगर हम आज भी देखें तो ये जो दुनिया में इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, इनके कारण दुनिया भर की सप्लाई चेन का प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई आपके यहां तेल एक मार्ग से आता था, अब वहां से नहीं आ पा रहा क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है। दुनिया के देश आपस में लड़ रहे हैं, हमको जहां से सस्ता तेल मिल रहा है हमसे कहा जा रहा है वहां से मत खरीदो वरना तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। ये सब दुनिया में चल रहा है ना, आप लोग जानते हो। तो भारत सरकार ने यहां पर भी रणनीतिक स्वायत्तता जो अपनी रखी है कि भाई हम किसी भी गुट में नहीं हैं और सभी गुटों में हैं, कि हम क्या करेंगे, वहां से वस्तुएं खरीदेंगे, वहां से हम संसाधन प्राप्त करेंगे जहां से हमको बेहतर लगता है, अपने राष्ट्रीय हित को हम सबसे ज्यादा महत्ता देंगे। इस तरीके से भारत जो है इस संकट से भी निकलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो भाई हमको निश्चित तौर पर एक तो वो प्रगति है जो हमको दिखाई देती है,
नीतिगत सुधार हम बहुत ज्यादा करते हैं, आर्थिक पुनर्संरचना हमने करी, अनुकूलन क्षमता हमारी बहुत ज्यादा है, और जिसको सरकार बार बार कहती है दैट द फाउंडेशंस ऑफ द इकोनॉमी आर रियली स्ट्रांग, कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ऐसे ताश के पत्तों की नहीं बनी कि वो एक हवा के झोंके से गिर जाए। इस मजबूत अर्थव्यवस्था को हमने अलग अलग प्रकार के संकटों का सामना करके बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से बनाया है। तो याद रखिए भाई, इस बात को याद रखिए, इस बात को समझिए कि जब हम आजादी की बात करते हैं, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, या आजादी के बाद की यात्रा की बात करते हैं, इस जर्नी की बात करते हैं, तो ये जर्नी केवल राजनीतिक नहीं है, ये जर्नी केवल ऐतिहासिक भी नहीं है, इस जर्नी का एक आर्थिक पक्ष भी है। क्योंकि हम तो ये बात तो हम समझते हैं कि जिस देश के पास पैसे नहीं है, जिस देश के पास संसाधन नहीं है, वो देश सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो सकता। तो सच्ची आजादी तब होती है जब आपके पास इकोनॉमिक संसाधन हो, और आज के भारत के पास वो इकोनॉमिक संसाधन है, आज के भारत के पास वो आर्थिक शक्ति है। अब हम धीरे धीरे आर्थिक तौर पर और आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को स्वायत्त देश की तरफ स्थापित कर रहे हैं। अब हम दुनिया भर के देशों के सामने अपनी शर्तें भी रख पा रहे हैं। इसमें सभी का योगदान है, इसमें देश की हर सरकार, हर प्रधानमंत्री, हर वित्त मंत्री, हर नागरिक, हर उद्योगपति का योगदान है, क्योंकि हम सबने मिलकर इस देश की अर्थव्यवस्था को बनाया है। तो ये जो है, ये हमारे देश की आर्थिक यात्रा है आजादी के बाद से, इस बात को हम जानते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है जो इन संकटों से हम गुजरे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आने वाले समय में नए तरह के संकट नहीं आएंगे, लेकिन हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग है और हम लोग अपने संकटों का, इन संकटों का सामना कर चुके हैं। तो आने वाले संकटों का भी सामना हम करेंगे और अपने देश को और आगे लेकर जाएंगे और तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये छोटी सी यात्रा जो आपको मैंने बताई आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। और अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में जो आपके सामने संकट आते हैं अक्सर, उनमें अगर आप उनसे निपटने के लिए अनअकैडमी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो याद रखिए भाई, 17,999 अब तक का न्यूनतम दाम अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आ गया है। यह आपको कैसे मिलेगा? अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे। अतुल जैन कोड, जो कि बेसिकली मेरा नाम है। देश के सबसे बेहतरीन शिक्षक आपको यहां पर मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जाएगी, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और साथ के साथ जो है आपको हम पूरा सीसैट भी इसी में कराएंगे, याद रखिएगा। तो आज ही अतुल जैन कोड लगाकर इसका लाभ उठाइए, क्योंकि आज इस ऑफर की लास्ट डेट है और अब यह ऑफर इसके बाद वापस नहीं आएगा। यहां पर देखिए लिखा भी है गारंटीड, इसके बाद यह ऑफर वापस नहीं आएगा। तो आज ही जो है इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। आप सभी को आपके, मेरे, हम सब के भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।